राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद। आज जो कि हमारी पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास है। पिछली क्लास में हमने जो कि प्रस्तावना के बारे में कुछ देखा था। प्रस्तावना के बारे में हमने उसका अर्थ देखा, कुछ संविधान संशोधन है वो भी सारे के सारे, यानी प्रस्तावना की सारी बातें कंप्लीट कर ले। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। और मैंने आपको प्रस्तावना का कुछ होमवर्क दिया था कि प्रस्तावना की पूरी का पूरा एक है निबंध लेख है वो लिखना है। आपने लिख लिया होगा। आपने अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है या कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है। तो प्रस्तावना वाला हो गया। प्रस्तावना के थोड़ा सा आगे आते हैं। प्रस्तावना के आगे हैं तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अनुच्छेद को। आज हम अनुच्छेद में एंट्री कर गए। अनुच्छेद कितने से लेके 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद है वो पढ़ेंगे। 1 से 4 तक क्यों पढ़ेंगे, 5 तक क्यों पढ़ेंगे? नो भाई, 1 से लेके 4 तक है वो संघ व राज्यों से संबंधित अनुच्छेद है। मतलब समझे नहीं? देखो समझते हैं। जैसे कि मान लो संघ से संबंधित, राज्य से संबंधित, यानी कि भारत की है कितनी टेरिटरी है, इसमें भारत है कौन कौन से क्षेत्र को शामिल कर सकता है, कितने कितने क्षेत्र को शामिल कर सकता है, क्या भारत है किसी, मान लो कोई क्षेत्र है वो भारत में नहीं मिलना चाहता वो बाहर जा सकता है, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। संघ व राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। तो पहले हेडिंग डाल लेते हैं। अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1, इसकी अगर मैं बात बताऊं तो ये किससे संबंधित है? इंडिया। इंडिया यानी कि भारत। इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है। पहले देखो फिर मैं बताऊंगा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इंडिया भारत यानी कि अब इसमें हिंदुस्तान नाम नहीं है। इंडिया भारत है जो कि राज्यों का संघ है। जैसे कि देखो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, संघ यानी कि इसके दो मीनिंग होते हैं, एक तो फेडरल, एक यूनियन ऑन फेडरल। दोनों का मतलब है मैं आपको समझा दिया है। अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो एक बार फिर से देखो। ये मान लो हमारा केंद्र है, ये हमारा केंद्र है। इसकी जो कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार होती है। पहले अगर बात करें यूनियन की, यूनियन की बात करें तो भाई केंद्र सरकार है। यूनियन में केंद्र सरकार अधिक यानी शक्तिशाली होता है। केंद्र सरकार अपनी अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्य सरकार को दे देती है। राज्य सरकार को अवशिष्ट शक्ति है वो राज्य सरकार को देती है। थोड़ा सा याद रखना यूनियन क्या होता है, दोनों का मीनिंग है वो एक ही होता है। जैसे कि फेडरल की बात करूं, ये मान लो हमारी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट है। इसमें अवशिष्ट, इसमें शक्तिशाली है वो राज्य होते हैं, अवशिष्ट शक्ति है वो केंद्र को दे देते हैं। ये क्या होता है? ये फेडरल होता है। एक फेडरल होता है, एक यूनियन होता है। इसमें है जो कि यूनियन में केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है, फेडरल में है जो कि राज्य सरकार है वो अधिक शक्तिशाली होते हैं। इसमें आप समझ गए होंगे। हमारा क्वेश्चन ये आता है कि हमारा भारत है फेडरल है या यूनियन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा है कि हमारा भारत है न तो फेडरल है, न तो यूनियन है, न फेडरल है, दोनों यूनियन, मतलब कि फेडरल नहीं है। तो क्या है? तो भाई भारत है एक यूनियन है, लेकिन शांति के समय तो रहता है ये फेडरल। शांति के समय तो रहता है फेडरल। जब कोई आपदा आ जाए, आपदा कालीन में ये हो जाता है यूनियन। हमारे संविधान में इसका जिक्र है या इसका जिक्र है? हमारे संविधान में सिर्फ यूनियन का जिक्र है, फेडरल का तो कोई नाम ही नहीं है। किसका जिक्र है? हमारे संघ का। वैसे दोनों का मतलब तो संघ ही होता है, लेकिन साफ साफ से कहा गया है कि हमारा भारत है फेडरल, फेडरल नहीं है, डायरेक्ट यूनियन है। शांति काल में ये होता है यूनियन होता है, और जो कि आपातकालीन में ये नॉर्मल है फेडरल रहता है, लेकिन आपातकालीन स्थिति में ये यूनियन हो जाता है। अब इस बातों को हम लिखते हैं। पहले तो ये आप समझ गए होंगे कि भारत अर्थात ये भारत है, इंडिया है वो राज्यों का संघ है, हिंदुस्तान का नाम नहीं है। एक बात लिख लो कि भारत का अगर हम प्राचीन नाम देखें तो भारत का प्राचीन नाम है भाई जम्मू द्वीप। जम्मू द्वीप है, इसका नाम है। हिंदुस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई हिंदू नदी के किनारे हुए बसे हुए लोग थे आर्य, जो कि सह को है कहते थे, धीरे धीरे वो हिंदू हिंदू करने लगे, हिंदू में बसने वाले लोग हिंदुस्तान हो गए। इस प्रकार हिंदुस्तान का नाम पड़ा। और हमें कोई जो कि जिक्र नहीं है, संविधान में कहीं जिक्र नहीं है हिंदू वगैरह का। चलो ये आप ध्यान में रखना चाहो तो रख लो, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर हम थोड़ा सा आगे और चलें। हो गया?
थोड़ा सा आगे चले, देखो अब इसको लिखेंगे हम। पहली बात भारत का प्राचीन नाम लिख लो। प्राचीन नाम जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप हो गए सब। आगे बात करें तो यूनियन में जो कि शक्तिशाली, केंद्र सरकार से अधिक शक्तिशाली होती है। केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। फेडरल में राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। फेडरल में है जो कि राज्य सरकार अधिक शक्तिशाली होती है। ये आगे लिख लेना डॉट डॉट। अब हमारा जो कि वो वाला आता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अगर हम शब्दों में लिखें तो सारा का सारा लिखाऊंगी मैं आज। अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है, सारा का सारा कंप्लीट कर लेंगे। आपके कोई जिज्ञासा भी है, आपके कोई डाउट भी है, वो भी जो कि नहीं रहेगा, ये मेरा वादा है आपसे। देखो भाई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या कहते हैं, वो थोड़ी सी बात देखते हैं कि भाई ये कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर जी कहते हैं हमारा भारत है, जो कि कुछ तो मैंने आपको बता दी कि हमारा भारत है, एक तो वो यूनियन है, फेडरल नहीं। शांति काल में वो फेडरल है, लेकिन आपातकालीन में वो यूनियन आ जाता है। एक पहली बात ये। दूसरी बात, हमारे पूरे संविधान में फेडरल का कहीं पे नाम नहीं है, भारत है, यूनियन है। तीसरी बात बताऊं तो भाई वैसे देखा जाए तो भारत तो फेडरल ही है, ये तो आपातकालीन स्थिति में यूनियन बन जाता है। तो हमारे संविधान में फेडरल नाम क्यों नहीं है? होना चाहिए भाई, शांतिकाल में तो ये फेडरल ही रहता है। लेकिन अगर हम देखें कि भारत है हमारा, फेडरल नहीं है, क्यों नहीं है? फेडरल है यूएसए। यूएसए क्यों है? यूएसए भाई एक तो देखो उसमें जो कि राज्य एकदम से अलग अलग है, राज्यों का झंडा वगैरह है, संविधान वगैरह है, सबका अलग अलग है। जो मैंने पहले बताया था कि भाई यूएसए का संविधान बना था वो 4 महीने में बना था। 4 महीने में क्यों बना? इतने बड़े देश का 4 महीने में संविधान बन गया, क्यों? क्योंकि वहां केंद्र सरकार का एक का ही बना है, राज्य सरकार का सारा संविधान बाकी है। हमने एक साथ ही बना लिया, सारे राज्यों का बना लिया, महिलाओं का अलग, पुरुषों का अलग, जो कि किसी को हमने अनुसूचित जाति जनजाति का हमने अलग, कुछ अलग बनाया। इस प्रकार हमने सबका अलग अलग बनाया। लेकिन यूएसए का 4 महीने में ही बन गया, वहां पे केंद्र सरकार का बना था। तो यूएसए को हम जो कि फेडरल कह सकते हैं। उसमें अलग अलग राज्य अलग अलग है, उनका झंडा वगैरह है, संविधान वगैरह है, सब कुछ अलग अलग है उनका। तो उस चीज को हम फेडरल कह सकते हैं। हमारा भारत है जो कि एक तो भारत हमारा जो कि अविनाशी देश का विनाशी राज्य है। विनाशी क्यों कहा भैया आपने? क्योंकि हमारे राज्य है वो स्थायी नहीं है, राज्य को कभी भी है कच कच काट सकते हो आप। लेकिन जो कि हमारा केंद्र है वो बहुत पुराना है, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। यूएसए की बात करें, यूएसए अविनाशी राज्य, अविनाशी देश का अविनाशी राज्य। कभी भी केंद्र सरकार को जो कि काट लो, कभी भी राज्य सरकार को काट लो, कैसे ही काट लो। ये बातें हम यहाँ पे लिखते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अगर शब्दों में कहें तो भारत, ये सारी बातें अब लिख लो हम। भारत क्या है? भारत यूनियन है। यह आपातकालीन स्थिति में यूनियन हो जाता है, स्थिति में यूनियन, व शांति काल में ये फेडरल रहता है। शांति काल में फेडरल रहता है। भारतीय संविधान में जो कि फेडरल का कहीं नाम नहीं है। भारतीय संविधान में फेडरल का कहीं पर भी नाम नहीं है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। और हम करें तो भाई हम भारत को फेडरल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फेडरल तो यूएसए है,
इसकी अगर हम बात करें तो भाई हम भारत को फेडरल नहीं कह सकते। ये आप लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं डायरेक्ट सीधा ही लिखें कि भाई फेडरल है, फेडरल यूएसए, क्योंकि वहां पर राज्य केंद्र सरकार दोनों अलग अलग है, उसमें है जो कि ज्यादा शक्ति राज्य सरकार के पास है, क्योंकि वहां पर प्रत्येक राज्य का संविधान, झंडा है। हमारी झंडा तो एक ही है सिर्फ भारत का, राज्यों का कोई झंडा ही नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। लेकिन हमारे भारत में तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम भारत को यूनियन क्यों नहीं कह सकते, ये बातें थोड़ी सी याद रखना। और हम वो वाली भी लिख लो, ये हो गया होगा कि इंडिया है जो कि भारत राज्यों, इंडिया यानी कि भारत राज्यों का संघ है, इनका प्राचीन नाम है जो कि जम्मू द्वीप है। यूनियन केंद्र सरकार में अधिक शक्तिशाली होता है, फेडरल राज्य सरकार के पास अधिक शक्तिशाली। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि भारत यूनियन है, ये आपातकालीन स्थिति में है, जो कि शांतिकाल में तो आपातकालीन में ये यूनियन बन जाता है, शांतिकाल में फेडरल रहता है। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरल का नाम नहीं है, भारतीय संविधान है जो कि यूनियन है, इसका फेडरल का नाम कहीं पे है ही नहीं। फेडरल हम यूएसए को कह सकते हैं क्योंकि वहां पे प्रत्येक राज्य के अलग झंडा है, अलग संविधान है। फटाफट से चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम जो कि इसी को आगे करें, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हो गया, चलो आगे, डन। थोड़ा सा आगे और देखते हैं, यूनियन फेडरल हो गया, थोड़ा सा आगे और देखते हैं। हमारा भारत है जो कि भारत की केंद्र सरकार एकदम स्थायी है, राज्य में हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे संविधान में मैं आपको बताऊं तो भाई हम राज्य में कोई परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन केंद्र सरकार में नहीं। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, भारत अविनाशी राज्यों का, अविनाशी, भारत अविनाशी, केंद्र का विनाशी संघ है, विनाशी राज्य है। भारत है जो कि अविनाशी केंद्र का विनाशी राज्य है। अब राज्य में कोई परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन केंद्र में कोई नहीं है, अविनाशी है, इसका विनाश कोई नहीं कर सकता। दूसरी, अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए अविनाशी केंद्र का, अरे विनाशी, सॉरी विनाशी केंद्र का विनाशी राज्य, ये दो बातें याद रखना। एक तो विनाशी केंद्र का विनाशी राज्य है कौन, भारत, इसमें केंद्र सरकार में हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, इसका विनाश है, कोई नहीं कर सकता। यूएसए भाई जो कि विनाशी केंद्र है, विनाशी राज्य, कब जब चाहो तब इसको काट दो अलग अलग टुकड़ों में। तो ये यूएस का, ये भारत का है। मैंने थोड़ा कंपैरिजन कर दिया, इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। फिर हम आते हैं आर्टिकल 2 पे। पहले वाला आर्टिकल हमारा क्लियर हो गया, किसी को, आई होप किसी को कोई डाउट नहीं होगा। देखो आर्टिकल 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 की बात करते हैं थोड़ी सी। तो 2 की अगर मैं बात करूं तो एक तो है कि भारत है, भारत में कोई भी क्षेत्र है वो शामिल हो सकता है। दूसरे वाले में है जो कि बात ये कही गई है कि भारत है जो कि कोई भी क्षेत्र को है भारत मिला सकता है। ये भी थोड़ी सी बात है, ध्यान में रखना। दूसरे वाला अनुच्छेद है कह सकता है, जैसे कि भारत है जो कि भारत का संसद है ना, वो किसी भी राज्य को कहीं पर भी मिला सकता है। जैसे कि मान लो कोई देश के बाहर कोई राज्य है, मिलना चाहता है तो मिला सकता है। ये जो कि मान लो कोई भी, ऐसा मान के चलो कि भी संसद है, कोई भी राज्य में परिवर्तन कर सकते हैं। ये बात है, इतनी सी ध्यान में रखनी है। दूसरे वाले अनुच्छेद में इतना ही कहा गया है कि भाई जो कि संसद है, संसद को ऐसा उचित लगे कि भाई इस क्षेत्र को भारत में मिला लेना चाहिए, इस क्षेत्र में है जो कि इसको मिला लेना चाहिए, ये क्षेत्र है इसको नहीं मिलाना चाहिए, तो वो भाई अधिकार सारा का सारा दूसरे अनुच्छेद में संसद के पास है। तो दूसरे वाला अनुच्छेद तय कहता है।
संसद को यह अधिकार है कि भारत व उसके बाहर के कोई भी क्षेत्र भारत में मिला सकता है, मिला सकता है। कोई मिलना नहीं चाहे वो अलग बात है, कोई मिलना नहीं चाहे वो अलग बात है कि भाई वो मिलना ही नहीं चाहे तो किसी को मिलाए। ऐसा है कि भाई वो मिलना चाहता है और संसद भी कह रही है कि मिला लो, तो इससे भी हो सकता है। ये किसको अधिकार है? संसद को अधिकार है। संसद को मान लो ऐसे जो कि लग जाए कि हाँ इस क्षेत्र को है भारत में मिला लेना चाहिए, तो भाई वो उसको संसद को इतना तो अधिकार है। ये दूसरे वाले में इतनी बात कही है। अगर मैं तीसरे वाले की बात करूं, ये है, फटाफट से दोनों की दोनों लिख लो, फिर हम आगे वाले पे चले। हाँ ये बस दूसरे वाले में इतनी बात है, हो गया होगा। संसद को ये अधिकार है कि भारत व उनके कोई भी बाहरी क्षेत्र को मिला सकता है, नए राज्य की स्थापना कर सकता है। कोई भी मान लो जो कि नया क्षेत्र, कोई क्षेत्र है भारत के बाहर, उसको मिला ले, एक नए राज्य की स्थापना कर सकता है। ये लाइन भी लिख लो कि कोई क्षेत्र को मिला सकता है वह नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, वह नए राज्यों की स्थापना कर सकता है, नए राज्यों की स्थापना कर सकता है। बस इतनी सी बात है दूसरे वाले में। तीसरे की बात करूं तो अनुच्छेद तीसरा पहले सुन लेते हैं। मैंने ये बताया कि इसमें भारत है जो कि मिला सकता है। तीसरे वाले में अगर मैं बात कहूं तो मान लो तीसरे वाला अनुच्छेद ये कहता है कि संसद को इतना भी अधिकार है कि संसद किसी भी राज्य को काट सकता है। ऐसे जैसे कि एमपी से तमिलनाडु अलग हुआ था, ऐसी इसी प्रकार है वो काट सकता है। 1 नवंबर 2000 को भारत है जो कि देश का सबसे बड़ा है वो राज्य है वो बन गया था। इसके मतलब कि दाता कौन थे? भारत सबसे बड़ा संसद ने कहा भाई इसको मैं 2 भागों में बांट दूंगा। तो वहां की सरकार कह दे, राज्य की सरकार कह दे कि क्यों हम हमारे राज्य को नहीं जो कि कटने देंगे, नहीं इसको बांटेंगे, तो भाई संसद चाहे राज्य सरकार चाहे कहो या ना कहो। जैसे कि मान लो एक उदाहरण दूं मैं आपको कि मान लो घर में पापा होते हैं, वो कहते हैं बच्चे को पूछते हैं कैसे गाड़ी लेके आने, वो कहते हैं पिंक लेके आने। बच्चे को पूछे वो कहते हैं ब्लैक लेके आने। तीसरे दिन पापा ही खुद व्हाइट ले आते हैं। यानी कि वो तो एक बार पूछ रहे हैं कि भाई हाँ तेरे को तुम्हारे परामर्श अच्छे हैं। जिस किसी का परामर्श अच्छा होता है तो वो तो मान लेता है। उसी प्रकार हमारी संसद है। संसद मान लो जो आंध्र प्रदेश की बात करूं तो पहले जो कि तमिलनाडु की सरकार ने कहा प्रस्ताव है, राष्ट्रपति संसद है जो कि राष्ट्रपति से प्रस्ताव पारित करती है, जो कि दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में, दोनों सदनों में पारित करती है और वहां पे भेज देती है आंध्र प्रदेश के पास। कहा भाई ये लो तुम्हारा है जो कि क्षेत्र है वो अलग होगा। कहा नहीं साहब हम हमारा क्षेत्र है वो अलग नहीं करना चाहते हैं। अगर आप हमारा क्षेत्र है वो काटना चाहते हो तो हमारी लाशों से आपको गुजरना पड़ेगा। संसद ने कहा हो गया आपको, लो वो बिल है जो कि हमारे वापस दे दो। अब कल तैयार रहना, कल हमारा राज्य आपका राज्य है वो काटा जाएगा। बस संसद वो बस देखती है। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में विधानसभा में वो बिल है वो पारित कर दिया जाता है। कोई माने तो ठीक है, नहीं माने तो ठीक है। संसद के जच गई तो बस जच गई, वो राज्य है वो कटेगा ही कटेगा। बस राज्य को है इतना मतलब कि अधिकार है। मान लो कोई राज्य है, हमारा राजस्थान है, इसका अगर संसद को लग जाए कि इसका नाम है वो चेंज करना है तो कर सकते हैं, राजपूताना करना है तो कर सकते हैं। हम तो कहते हैं नहीं हमारा तो राजस्थान ही रहना चाहिए, लेकिन हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहेगी कि बस होगा तो होगा। बस इतनी सी बात है तीसरे वाले अनुच्छेद में, आर्टिकल 3 में। 2 हो गए, पहला हो गया, दूसरा हो गया। तीसरे की अगर मैं बात करूं तो तीसरे वाला भी लिख लो। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का पुनर्गठन करना। नए राज्यों का निर्माण व नाम परिवर्तन करना। नाम परिवर्तन करना कुछ भी कर सकता है, संसद है कुछ भी कर सकती है।
आंध्र प्रदेश से कट के एक अलग है, जो कि आंध्र प्रदेश कट के एक अलग राज्य हो गया, वो सारी लाइनें लिखते हैं कि संसद के पास अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। एक तो निर्माण, वह पुराने राज्यों का नाम भी चेंज कर सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है। ये अधिकार किसके पास है? संसद में। ये बिल है सबसे पहले एक तो राष्ट्रपति के द्वारा पारित किया जाता है। राष्ट्रपति किसको पारित करती है? उस राज्य की विधानसभा या विधान परिषद, दोनों में जाता है, बिल पारित होता है। फिर उससे पहले एक तो भाई बिल पारित होता है तो पहले तो वो विधानसभा या विधान परिषद के पास जाएगा, बहुमत ठीक ठाक है, नहीं है तो भी चलेगा। फिर वो बिल है जो कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा दोनों में पारित होता है एकदम से बहुमत के द्वारा कि हाँ भाई इसको काट दो, तो भाई काट दिया जाता है। राज्य सरकार में इसका कोई रोल नहीं है, सारा का सारा संसद का है, जो कि लोकसभा का राज्यसभा का दोनों में ये बिल पारित होता है। साधारण जो कि बहुमत के साथ ये बिल है वो पारित कर दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो यह बहुमत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से लोकसभा, या सीधा ही लिख लो, जो कि पूर्वानुमति से राज्य की विधानसभा व विधान परिषद में भेजा जाता है। इनके पास एकदम मतलब कि फिक्स दिन होते हैं कि भाई इतने दिन तक आप रख सकते हो, आपको शौक वगैरह बनाना है तो इस पत्र को लेटर को देखते कि बना लो, भेजा जाता है एकदम फिक्स। फिर वो कुछ समय के पश्चात वापस मंगा लिया जाता है और फिर है जो कि संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा राज्यसभा में ये पारित होता है, बहुमत के द्वारा पारित होता है, फिर इसको लागू कर दिया जाता है। यह जो कि बहुमत या ये प्रस्ताव राज्यसभा व लोकसभा दोनों में पारित होता है, वह बहुमत के द्वारा है, इसको लागू कर दिया जाता है। बस इतना ही लिख लो, यह प्रस्ताव है जो कि लोकसभा व राज्यसभा दोनों में है, जो कि पारित किया जाता है। बस इतना ही है। तीसरे वाला, संसद को अधिकार है कि वो किसी को मिलाना चाहे तो मिला सकता है, किसी को राज्य को काटना चाहे तो काट सकता है, किसी का नाम चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो मैंने अभी क्या लाइन लिखाई आपको कि अविनाशी केंद्र का विनाशी राज्य है, ये तो इनका विनाश हो रहा है भाई, कभी इसको काट दो कभी बांट दो। तो ये थोड़ा सा है तीसरे वाला अनुच्छेद है, इसको याद रखना। नए राज्यों का निर्माण व परिवर्तन करना, संसद के पास अधिकार है कि वो नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, पुरानों का नयों का नाम परिवर्तन कर सकता है। यह बहुमत राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही विधानसभा व विधान परिषद में भेजा जाता है। उसकी राज्य की विधान परिषद है तो अच्छा है, वरना विधानसभा में भेजा जाता है। यह प्रस्ताव है राज्यसभा व लोकसभा दोनों में पारित किया जाता है, फिर बहुमत के द्वारा है इसको लागू कर दिया जाता है। ये थोड़ी सी याद रखना। फिर ये फटाफट से देख लो, फिर हम आगे वाला देखते हैं। ये तीसरे वाला है, चलो आगे देखते हैं। चौथे वाला आर्टिकल नंबर चौथा और क्या कहता है उसकी भी बातें देख लेते हैं। आर्टिकल चौथा है वो क्या कह रहा है। तो अगर मैं बात बताऊं तो भाई चौथे आर्टिकल में ये कहा गया है कि आप जो कि चौथे वाले आर्टिकल में ये कहा गया है कि एक तो आप संविधान अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में कोई परिवर्तन कर रहे हो ना, ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। एक बात तो ये ध्यान रखना, जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ परिवर्तन कर रहे हो वो संविधान संशोधन होता है, लेकिन इस दो अनुच्छेद में आप परिवर्तन कर रहे हो तो वो नहीं होगा, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये लाइन लिखते हैं
क्यों नहीं माना जाएगा वो मैं आपको अभी बताऊंगी कि अनुसूची प्रथम अनुच्छेद वह चौथे अनुच्छेद में कोई परिवर्तन हो तो वह संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि हम बात करेंगे रेड क्लिफ रेखा की। रेड क्लिफ रेखा की बात करूं तो भाई इसमें कहते थे कि ये वाला क्षेत्र है, ये थोड़ा सा इधर होना चाहिए था, ये थोड़ा सा पाकिस्तान की तरफ होना चाहिए था। जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान उस समय दो भागों में बांटा गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। जैसे कि बांग्लादेश की बात करूं तो बेरुवारीवाद 1960 में इन्होंने कहा कि भाई बेरुवारी है, ये भारत की तरफ है, होना किसकी तरफ चाहिए, पश्चिमी बंगाल की तरफ। ये थोड़ी सी बेरुवारी की बात करूं, जैसे कि मान लो, पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। जैसे कि मान लो कोई क्षेत्र है, एक तो भाई कोई क्षेत्र को अगर हम किसी क्षेत्र में मिला रहे हैं, किसी दूसरे को दे रहे हैं, एक तो छोटे मोटे के लिए, एक तो संविधान संशोधन नहीं करना है आपको, तो क्या करें, संसद में मंत्रिमंडल के बैठ के एक बार मीटिंग कर लो। क्या बार बार में संविधान संशोधन कर रहे हो, एक बार संविधान संशोधन नहीं करना है, संविधान संशोधन नहीं करना है, मंत्री परिषद बैठ के मीटिंग कर लो। बस भारत के क्षेत्र में हानि नहीं होनी चाहिए। कोई मिल रहा है तो मिल जाओ, लेकिन हानि कतई नहीं होनी चाहिए, इतनी भी हानि नहीं होनी चाहिए क्षेत्रों के बारे में। ठीक है भाई। और मैं बात करूं तो बेरुवारीवाद 1960 में, इसमें उच्च न्यायालय ने कहा कि भाई बेरुवारी, ये जो कि बेरुवारी है, जो ये पश्चिमी बंगाल की सीमा पर ये राज्य पड़ता है, हाँ उसको है, जो कि पश्चिमी बंगाल में दे दो इसको। यही है भाई 1960 वाला। एक थोड़ा सा देख लो कि 1960 संशोधन नहीं माना जाएगा। कोई हम जो कि परिवर्तन करे तो वो संशोधन नहीं माना जाएगा। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग में अगर मैं आपको बताऊं, बेरुवारीवाद 1960 में बेरुवारीवाद है जो कि पश्चिमी बंगाल की सीमा पर स्थित है। तो इसमें कहा कि अगर है आप है बेरुवारीवाद 1960 में हुआ, जो कि जलपाई क्षेत्र है, इसमें जलपाई गुड़ी क्षेत्र, इसमें जो कि ये क्षेत्र है, उसमें कहा गया बेरुवारीवाद में क्या गया, एक तो भाई जलपाई है, संविधान संशोधन के बिना है कोई क्षेत्र में किसी को देना ही नहीं। संविधान में ऐसा कहा गया है कि अगर हमारा संविधान संशोधन होगा, उसी के आधार पर हमें कोई क्षेत्र है वो आगे वाले देश को है देना है। तो ये बातें किसी याद रखना कि उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था। उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि, इसको मैं और समझाऊंगी, दिया कि भारत दिया कि संविधान संशोधन के बिना कोई क्षेत्र किसी देश को नहीं देने, कोई क्षेत्र किसी देश को नहीं देने हैं। जैसे कि ये जो कि बेरुवारी की बात है, जो कि ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पर है, वो जो कि पश्चिमी बंगाल के पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री थे, उनका नाम तो मेरे दिमाग में नहीं है, वो से रोज चेक करते थे, हाँ इतना हमारा, इतना इसका, ये छोटा सा चित्र ऐसे नहीं हो गए, ये छोटा सा ऐसे नहीं हो गए, इसको तो हमारी तरफ होना चाहिए, तो भारत की तरफ जा रहा है, तो बस एक विवाद ले चलो, कहाँ पे चले, सुप्रीम कोर्ट में चलो सीधे। यानी कि बेरुवारीवाद 1960 में जलपाईगुड़ी स्थान पर है। इसमें उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि भाई आप किसी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र देश को, विदेश को दे रहे हो, किसी भी देश को दे रहे हो, तो इसमें पहले संविधान का संशोधन होना चाहिए भाई साहब, फिर ही दे सकते हो आप। ये थोड़ा सा याद रखो। 1960 में एक संविधान संशोधन ने और कर दिया। पहले इसमें संविधान संशोधन मांग रहे हैं, फिर 9वां संविधान संशोधन, इसमें क्या कहा गया 1960 में, इसमें बस ये वाली डिमांड हमें करेगी, वो डिमांड आगे लगा दी, संविधान संशोधन कर दिया 9वां संविधान 1960 में। क्या कहा, इसमें कहा कि भाई ये बेरुवारीवाद इतना सा क्षेत्र है, देख के नक्की करो ना, क्या रोज रोज उच्च न्यायालय में आ जाते टाइम वेस्ट करने। तो भाई इसमें है जो कि 1960 में कहा गया कि भाई बेरुवारी है, जो कि ये पाकिस्तान को दे दिया जाना चाहिए।
और भी क्षेत्र की कोई विवाद चल रहा है तो वो भी दे दिया जाना चाहिए। तो बस ये है। इसमें उच्च न्यायालय ने कह दिया, उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बेरोजगारी व अन्य क्षेत्र जो जिसका विवाद चल रहा है, ऐसे नहीं कि सारे अन्य क्षेत्र जो कि पाकिस्तान को दे दिए जाने चाहिए, पाकिस्तान को दे दिए जाने चाहिए। बस जो कि बेरोजगारी वाद में कही गई है उसका अनुसरण किया है। यहाँ पे संविधान संशोधन, यहाँ पे संविधान संशोधन मांग रहे हैं, 9 में 1960 में ही कर दिया। बेरोजगारी केस है वो नक्की किया कि चलो भाई अब है जो कि जी में जी आ गया। फिर से देखो, प्रथम व चौथी अनुसूची में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, संविधान संशोधन है नहीं माना जाएगा। बेरोजगारी वाद 1960 में जलपाईगुड़ी उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि कोई क्षेत्र किसी देश को दे रहे हो तो पहले संविधान संशोधन करना पड़ेगा। जस्ट कर दिया 1909 संविधान संशोधन। 1960 में उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि बेरोजगारी वह क्षेत्र है पाकिस्तान को दे दिया जाए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। फटाफट से देख लो, फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक मीटिंग और देख लेते हैं छोटी सी, जो कि उच्च न्यायालय ने कहा इसके 9 साल बाद में, 1960 के 9 साल बाद में, 1960 के जो कि 9 साल बाद में 1969 उच्च न्यायालय ने कहा था, ये कोई संविधान संशोधन नहीं है, उच्च न्यायालय ने 1959 में कहा था। ये क्या भाई, एक क्षेत्र लिया और संविधान संशोधन कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले मैंने कह दिया वो मेरी गलती हो गई थी, 1960 में कह दिया वो मेरी गलती हो गई थी, आई एम सॉरी। अब की बार है कोई क्षेत्र अगर विवादित होगा तो हम संविधान संशोधन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, अरे संसद में बैठ के कोई मंत्री आएंगे और इसका कुछ सम्मेलन कर लेंगे भाई, क्या मीटिंग कर लेंगे, क्या बार बार है जो कि करते रहते हैं संविधान संशोधन। यानी कि इसमें याद रखना कि कोई भी क्षेत्र के, भारत के कोई भी क्षेत्र, कोई भी विवादित क्षेत्र के लिए, संविधान संशोधन नहीं करेंगे, संविधान संशोधन नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद की मीटिंग कर लेंगे, मंत्रिपरिषद की बैठक कर लेंगे, बस इतनी सी बात कहेगी। उच्च न्यायालय ने 1959 में ये बातें सारी की सारी है वो कहते हैं। बस इतना सा याद रखना, आप तो इतना सा याद रखना। और एक वो 100वां संविधान संशोधन वो भी लिख लो, 100वां संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब हुआ, ये अभी 2015 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि भाई हम पश्चिमी बंगाल को 155 है वो दे रहे हैं, 155 डच्चियां ऐसे मान लो, क्षेत्र मान लो, डच्चियां है वो पश्चिमी बंगाल को दे रहे हैं। पश्चिमी बंगाल में कितने देगा, 51, हमें तो पश्चिमी बंगाल 51 नहीं देगा, डच्चियां है वो भारत को दी, इसके बदले भारत को दी, भारत ने तो 151 दे दी और इस बदले में 51 ही मिली। ये थोड़ा सा है भाई याद रख लेना, 51 थी या 55 थी शायद, 55 थी शायद, ये जितनी भी है थोड़ा सा ध्यान में रखने, 151 है 55 है, बस ये बात कही। यानी कि चौथे वाले अनुच्छेद में एक तो हम पहले और पहले और चौथे अनुच्छेद में कोई भी संविधान संशोधन करते हैं, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, सीधा छोटा मोटा परिवर्तन कर दिया, क्या फर्क पड़ता है। उच्च न्यायालय ने वापस 1960 में बेरोजगारी वाद है उस समय कहा कि भाई हम कोई भी क्षेत्र किसी देश को दे रहे हैं, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। 1960 में 9वां संविधान संशोधन कर दिया और संविधान संशोधन करके बेरोजगारी वाद है उसको यानी कि वो पश्चिम बंगाल में मिला दिया गया। आगे आता है उच्च न्यायालय ने वापस 1959 में कहा कि भाई हम कोई छोटे मोटे क्षेत्र के लिए संविधान संशोधन नहीं कर सकते, तो क्या करें, तो भाई मंत्रिपरिषद बैठ के मीटिंग कर लेंगे संसद में, और तो क्या ही कर सकते हैं। बस आगे अगर 100वां संविधान संशोधन 1915 में हुआ, उस समय है जो कि 151 डचे है वो पश्चिम बंगाल को और 55 डचे है वो भारत को देते। ये था हमारा चौथे वाला अनुच्छेद, आपको समझ में आया होगा। आई होप आपको 1, 2, 3, 4 चारों आर्टिकलों में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, मेरा दावा ही आपके लिए।
अगर भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो भाई आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आज का होमवर्क है, चौथे वाले अनुच्छेद अनुच्छेद को एकदम विशिष्ट यानी कि एकदम पूरा का पूरा लिख के लाओगे, पूरा का पूरा लिख के लाओगे। ये आपका है जो कि आज का होमवर्क है। और प्रीलियम से वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको कल बता दूंगी। इन चारों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आया हुआ है PYQ से वो मैं कल बता दूंगी। हम सारे के सारे प्रीलियम से वाले मेंस वाले दोनों क्वेश्चन है साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे। बस मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उतनी आपको भी करनी चाहिए। आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए। टेलीग्राम की लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, कमेंट बॉक्स में पिन भी की हुई है, वहां पे जाओ, वहां पे हम आंसर राइटिंग सीखते हैं। तो जुड़ जाओ टेलीग्राम से। और आज का क्लास में हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप जो कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम, जय हिंद।